पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ, तुम उन बातों पर अमल करना। एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। तुम यहाँ बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। और राजकुमार को डस लिया। कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वह तुरंत मर गया। कई दिनों बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। पर जैसे ही वे कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। परंतु उसने कटान निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने चारों हीरे मुझे अभी के अभी दे दो, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय महेंद्र गुप्त को साधु की कही गई चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बात सुनकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्र गुप्त ने यह सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास हीरे नहीं हैं। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से से बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तभी राजकुमार ठग की बेटी को बंजारे का कुत्ते की कहानी सुनाने लगते हैं। एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की चपेट में आ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 10,000 के बदले अपने कुत्ते को गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 एक बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 10,000 रुपए दे दिए। कुछ समय बीत गया। एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भौंकूंगा तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वो चुपचाप उनको देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब उसको ले जाना आसान नहीं था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया और सोचा बाद में आराम से निकाल ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं के सब करामात देख चुपचाप वापस घर चला आया। सुबह हुई, सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए हैं। सेठ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर ये नमक हराम एक बार भी नहीं भौंका। तभी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देखकर पास में खड़ा आदमी बोला कि जी, ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी बातें समझनी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था।
और इशारा करने लगा। तभी सेठ ने अपने नौकरों से कहा, उस तालाब में जाओ और देखो उसमें क्या है। नौकर उस तालाब में कूद गए और थोड़ी देर बाद चोरी किया गया सारा धन बरामद कर लिए। यह सब देख सेठ आंखों में आंसू लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वही कागज मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए हैं। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी धन की जरूरत पड़े तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए दिल से तुम्हारा धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग उसे नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमते घूमते जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है। कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहाँ से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाल कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ती है। तब बंजारा फूट फूट कर रोने लगता है, पर अब क्या हो सकता था। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया था। ठग की बेटी ने महेंद्र गुप्त से कहा, आज तो तूने मुझे अपनी बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्र गुप्त अभी जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बहन को ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चित रहो बहन, मैं आज इससे हीरे लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी महेंद्र गुप्त के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। महेंद्र गुप्त बोला, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ लेते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से और उन्हें मार देते हैं। पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर महेंद्र गुप्त बोला, प्रिया, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह बिल्कुल नहीं हो। तुम एक नेक दिल स्त्री हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं छिपा, तो फिर वो हीरे कहाँ हैं? महेंद्र गुप्त ने कहा, वो हीरे मेरी जांघों में है। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी बोली, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर महेंद्र गुप्त बोला, तुमने कहा वो सब ठीक है, पर जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे पिता और भाई को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो हम दोनों की जान ले लेंगे। ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे, जहाँ कभी मेरे भाई और बाप पहुँच ना सके। महेंद्र गुप्त बोला, होगा कैसे? यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियाँ हैं। उनमें से एक तो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लेना। तब तक मैं
हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तो महेंद्र गुप्त ऊँटनी को खोलने चला गया। महेंद्र गुप्त ऊँटनी तो ले आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी की जगह छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सारा सामान लेकर ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। जंगल में ऊँटनी को खड़ी देखकर महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी ऊँटनी को ले आए हो। अब मेरे पिता और भाई आते ही होंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि संदेह बदमाश मेरी बेटी को भगा कर ले गया। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। तालाब में जाकर देखा तो पाया कि उसकी छोटी ऊँटनी गायब है। सोचा कि ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऊँटनी पर सवार होकर उसने तेजी से ऊँटनी को दौड़ा लिया। थोड़ी ही दूर में उस स्थान पर पहुंच गया जहां महेंद्र गुप्त और उसकी बेटी ठहरे हुए थे। महेंद्र गुप्त ने जब उसको आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और कहने लगा, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब हम उनसे कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊँटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से भगा ले जा रहा था, इसे आप छोड़ना मत। यह सुनकर वह तिलमिला उठा। महेंद्र गुप्त को पेड़ पर चढ़ता देख ठग भी पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी ठग की छोटी बेटी ऊँटनी को महेंद्र गुप्त की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्र गुप्त तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। महेंद्र गुप्त के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊँटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और महेंद्र गुप्त कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे। वहां महेंद्र गुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा।